क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। बाबू हमारी आँखें नहीं खोलती रही। हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ, हमारी बिटिया बड़ी शिक्षा ज्यादा जा रही है। पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों वो? सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है, इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। उन्नाव के असोहा कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। असल में असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में सरसों के खेत में 3 दलित लड़कियां मिली। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक का इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। तीनों एक ही परिवार की हैं। इस कांड ने हड़कंप मचा दिया। पूरी घटना में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि दोनों बहनों की मौत जहरीले पदार्थ की वजह से हुई है, लेकिन सवाल ये है कि फिर लड़कियों के हाथ बंधे क्यों थे? अभी पीएम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है और वो जो पीएम रिपोर्ट है वो सीधे पुलिस और थाने जाएगी। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पॉइजन तो जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं आ जाती है तब तक पॉइजनिंग का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। क्या रेप की कोई आशंका है? ऐसा कुछ मेरे ख्याल संज्ञान में नहीं आया कि रेप की कोई आशंका हो। भारत समाचार की टीम उस जगह भी पहुंची जहां पर यह वारदात हुई। भारत समाचार की टीम भी मौके पर पहुंची है और उसी घटना स्थल पर आ गई है जहां वो तीनों किशोरियां पड़ी हुई थी। ये वही जगह है जहां पर तीनों किशोरियां पड़ी हुई थी। जैसा कि एक किशोरी की भाई ने बताया था कि 2 किशोरियों के हाथ उनके दुपट्टे से बंधे हुए थे, जबकि तीसरी किशोरी इसी जगह बगल में पड़ी हुई थी। आप ये जो सरसों का खेत है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ है वो टूटे हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह रही है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को रात भर थाने में बिठाए रखा, जिसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने धरना भी दिया। सोहा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पीड़ित के गांव में गमगीन माहौल है और लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है सैकड़ों की संख्या में गांव में इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं और कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं एडीएम उन्नाव और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण है कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर में भर्ती लड़की के इलाज को लेकर रिजेंसी के पीआरओ ने बताया कि लड़की की हालत नाजुक है। जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया कुछ ऐसा? ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। इस मामले में सपा प्रवक्ता सुनील साजन की अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला तो इस मामले में सियासत भी खूब हुई। बेटी को दिल्ली लाया जाना चाहिए था, जो पीड़ित बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, क्योंकि हाथरस का जो अनुभव है वो बहुत डरावना है, बुरा अनुभव है। तो हमारी ये मांग कल रात से ये है कि पीड़ित बच्ची को एम्स दिल्ली रेफर किया जाए। पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है, सारी चीजें आ रही है। तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया उत्तर प्रदेश। एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना, इसका अंत कब होगा? पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। तो लड़कियों ने क्या अपने आप को पहले बांधा, उसके बाद उन्होंने जहर खाया? अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों? वो कौन था जिसने उनको बांधा? आदित्यनाथ की सरकार
को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा। जंगल का भी कुछ कानून होता है। बीजेपी का उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ था सभी जानते हैं, और अब इसमें भी संदिग्धता देखी जा रही है। डाउटफुल है कि अगर उन्होंने जहर खाया होता तो अपने आप को बांधा क्यों होता। उन्नाव की घटना से बड़ी शर्मनाक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ हो ही नहीं सकती। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो केवल फर्जी इनकाउंटर करके दिखाना चाहते कि हम कानून व्यवस्था रोक रहे हैं। अब इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया और कहा कि पीड़िता का इलाज निशुल्क होगा। साथ ही डीजीपी से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। इनका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से लगातार समन्वय स्थापित करके विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तीसरी बच्ची का उपचार जनपद कानपुर नगर में चल रहा है। वहाँ के चिकित्सकों द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उसे सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल आंकी गई है। घटना स्थल का काम्बिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी हम कर रहे हैं। कानपुर में एक पीड़िता का इलाज चल रहा है। पीड़िता के भाई से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। 4 बजे लमसम घास काटने गई थी। अच्छा। वहाँ जब रोज चली आती थी तो कल शाम को जब अंधेरा हुआ लगा तो हम लोग सबको देखेंगे रोज चली आती थी। तो आज क्या हो गया था, सबको ढूंढने लगा इधर उधर गाँव तक। तब खेतन ढूंढना, तब खेत में एक नाला उसी लाही वही उसी। कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा। मैं सर लोग हैं, सभी लोग हैं और हम लोग भी बाहर ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। परिजन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या सीबीआई जांच की मांग की है? हाँ साहब, हमने मांग रहे हैं। क्या मांग किया? हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ। हमारी बिटिया बड़ी चीजा ज्यादा कोई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और घटना पर सरकार की नजर है। दोनों बेटियों की मौत का हमें भी बड़ा दुख है। हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो अभी इलाज चल रहा है वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस घटना का भी कोई अपराधी न बच पाएगा न छिप पाएगा। उसको खोज निकालेंगे और उसको कठोर से कठोर सजा कानून के दायरे में लाकर के देने का काम करेंगे। असोहा कांड में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। उन्नाव कांड का सच क्या है? जहर कांड के पीछे कौन? उन्नाव के असोहा कांड का सच क्या है? पीड़ित परिवार को रात भर थाने में क्यों बिठाया? पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्नाव की इस मिस्ट्री में कई सवाल हैं और उनके जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। धारा 302 और 201 की धाराओं में असोहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है। तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करें। यूपी का उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। बहुत संभव है कि इसमें षड्यंत्र हो या शोषण किया गया हो। स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है। जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। वेल में विपक्ष के विधायकों का हंगामा देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2021 के प्रथम सत्र हेतु
हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूपी में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। हालांकि शुरुआत हंगामेदार रही। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसी हंगामे के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने बेहतर काम किया है। हर जिले में आईसीयू की स्थापना हुई। सरकार अच्छा काम कर रही है। एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील है। कोविड जांच की क्षमता को 0 से 2 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने, कोविड रोगियों के हेतु 1,50,000 से अधिक बेड्स एवं प्रत्येक जनपद में आईसीयू की स्थापना कर हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ बनाने एवं कोरोना प्रबंधन में मेरी सरकार ने जो कार्य किया है उसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर नामक प्रदेश की भव्य झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। लगभग 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का निर्माण भी प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु गोरखपुर लिंकेज एक्सप्रेसवे का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्णता की ओर अग्रसर है। जनपथ मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रारंभ होने की स्थिति में प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया तथा अब तक लगभग 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से अवमुक्त कराने की कार्यवाही की गई है। विपक्ष का जो रवैया रहा है वो बहुत खराब रहा है, बहुत निंदा करने वाला है और इस प्रकार के रवैये की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। विपक्ष का अगर कोई सवाल है तो सरकार के पास हर सवाल का जवाब है। किसी मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं तो सदन के अंदर आऊं। पर कहीं भी सरकार में संवेदना नहीं थी। महामहिम राज्यपाल ने भी अपना भाषण शुरू कर दिया बिना उन किसानों को श्रद्धांजलि दिए हुए जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। ज्यादातर किसान उत्तर प्रदेश के थे। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही, कल भी उन्नाव में 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। सपा, कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। सपा बसपा के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर वेल में उतर गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। यूपी का बजट 22 फरवरी को आना है और इस बार बजट पेपरलेस होगा, जिसके लिए विधायकों को आईपैड दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा के बाहर सपा के विधायकों ने हंगामा किया। बढ़ती महंगाई, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया गया तो कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मैदान में उतरी। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा के अंदर बजट सत्र की शुरुआत हो रही थी तो बाहर सपा का हंगामेदार प्रदर्शन चल रहा था। सुनील साजन और आनंद भदौरिया की अगुवाई में सपाई विधायक ट्रैक्टरों पर सवार होकर पहुंचे और उन्होंने बढ़ती महंगाई पर जोरदार हंगामा किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून। साथ ही किसानों के मुद्दे और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को भी मुद्दा बनाकर सपाइयों ने विधान भवन के गेट पर खूब प्रदर्शन किया। कानून
विधानसभा के बजट सत्र में आप देखिए कि इस बार जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं राजेश यादव, वो इस बार ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ट्रैक्टर की जो बार बार ट्रैक्टर परेड की बात की जा रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो बार बार कहा जा रहा था कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे विधानसभा में, विधानसभा सड़क के ठीक सड़क पर। तो आप देखिए कि इस बार महंगाई को मुद्दा बनाया गया है, डीजल टैंक की महंगाई, धान गन्ना किसानों की बात है। तो ये एमएलसी हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, ये फिलहाल ट्रैक्टर लेकर के विधानसभा के सामने ट्रैक पर ट्रैक्टर परेड करते हुए पहुंचे हैं। और आप देखिए कि इनको रोका गया है पुलिस फोर्स की तरफ से, इनको यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि ये पूरा सड़क जो है प्रतिबंधित इलाका है और इस जगह से अभी राजेश यादव को हटाया जा रहा है। तो हम लोगों ने, मैंने खुद, हमारे सारे लोगों ने नारा लगाया, राज्यपाल वापस जाओ। क्यों कि सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में कहीं ही नहीं है। न महंगाई के विषय में कम करनी है, न रोजगार देने के लिए है, न महिलाओं को बलात्कार रोकने में कोई चीज है। इसलिए हमारी पार्टी ने 5 मिनट विरोध विधानसभा में करके हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश की बुरी हालत है, कानून व्यवस्था यहाँ भंग है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, किसान आंदोलन पर हैं और सरकार जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो असंवैधानिक है, लोकतांत्रिक रवैया भाजपा ने अपना रखा। इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने, विधान परिषद के सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि हम महामहिम राज्यपाल जी का ये जो सरकार का बयान है इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बढ़ती महंगाई को लेकर के शहर कांग्रेस कमेटी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये पार्क रोड कार्यालय से बग्गी लेकर के और सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर के निकले हुए हैं कांग्रेस। हालांकि पार्क रोड पर जो भारी संख्या में पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इन्हें विधानसभा की ओर इन लोगों ने कूच किया था लेकिन इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। रसोई की और डीजल पेट्रोल की जो बढ़ी हुई दामें हैं उसको लेकर के शहर कांग्रेस कमेटी का ये आज बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बढ़ती महंगाई, किसानों के मुद्दे और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सपा और कांग्रेस ने यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जनता सरकार को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर बीएसपी के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की और सदन में अपने बैठने की जगह को लेकर चर्चा की। रिपोर्ट देखिए। 9 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात की है। विधायकों ने विधानसभा सदन में अलग से बैठने की मांग विधानसभा अध्यक्ष से की। बसपा बागी विधायकों की संख्या अब 9 तक पहुंच गई है। अब बसपा के पास मात्र 6 विधायकों की संख्या बची है। बसपा विधायकों का कहना है कि हमारी संख्या अब पार्टी के विधायकों की संख्या से अधिक है, इसलिए अलग से विधानसभा सदन में बैठने की जगह मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोग जहां बैठते थे वहीं बैठिए और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ में हैं। और माननीय अध्यक्ष जी ने पूरा सहयोग देने का काम किया है और चूँकि हम लोगों के वो सरपरस्त हैं, अगुवा हैं, पूरे विधानसभा को वही चलाते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोग माननीय विधायक गणों को जो साथ में हम लोग सामूहिक रूप से मिले हैं, उन्होंने सम्मान किया और कहा कि आप लोग जहां बैठते हैं वहीं बैठिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ। इसे लेकर लालजी वर्मा का कहना है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। निष्कासन का फैसला बहन जी को लेना है। बीएसपी जनता के मुद्दों पर सरकार की नीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। बागियों से विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा है उन्हें नहीं पता। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है।
अब अगर वो लोग विधानसभा अध्यक्ष को लिख के दिए हैं तो इस पे निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। हम लोगों को संज्ञान में जब वो तथ्य आएगा तो उसके अनुसार माननीय बहन जी जो हमारी नेता हैं उनके निर्देश पर आवश्यक कार्रवाई की। बीएसपी में विधायकों की संख्या 6 और बागियों की 9 हो गई है। ऐसे में बीएसपी के लिए 2022 की राहें भी आसान नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब किसानों ने ट्रेन की रफ्तार को भी रोक दिया। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद अब किसानों ने आंदोलन को और धारदार बनाने के मकसद से अपने प्रदर्शन को तेज कर दिया है। पूरे देश में किसानों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को रोका। किसानों की एक ही मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। ये गलतफहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक कील गाड़ी है, एक कील दिल्ली की जो गाड़ी है, अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर को है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करीने, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और अब की बार में हल क्रांति होगी। हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुन ले, कान खोल के। यूपी के कई शहरों में किसानों का आंदोलन देखने को मिला। शाहजहांपुर में ट्रेन रोको आंदोलन किया गया, लेकिन ट्रेन तक पहुंचने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने किसानों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया। इस दौरान किसान यूनियन ने उग्र होने की बजाय एसडीएम और सीईओ को फूल की माला पहनाकर शांति का परिचय दिया। ये काले कानून को लेकर जो 3 कृषि काले कानून बने हैं उसको लेकर प्रदर्शन है। हम लोग शांतिपूर्वक जो रेल रोको आंदोलन है इसको करने के लिए आए। चित्रकूट जिले में किसानों के ट्रेन रोको आंदोलन को सदर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया और करवी स्टेशन के